तो इलस्ट्रेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो बात बताता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है, 2 बॉडी सिस्टम, 3 बॉडी सिस्टम, ठीक है ना, जितनी भी बॉडीज उसमें है, तो अगर वो सिस्टम आइसोलेट है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, देन उसका मोमेंटम जो रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ से हम कुछ एक्सप्लेनेशन, ये जो लॉ है ये हमारे लिए कुछ चीजें एक्सप्लेन करेगा रियल लाइफ से, ठीक है ना। तो पहली चीज, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये हमें एक्सप्लेन करके देता है कि जब एक गन से फायर निकलता है, ठीक, तो फायर की तो वेलोसिटी आ ही जाती है, किसी डायरेक्शन में फायर निकलता है, लेकिन गन जो है ये पीछे की जानिब धक्का देता है। यानी जिस डायरेक्शन में बुलेट निकलती है, जिस डायरेक्शन में बुलेट की वेलोसिटी होती है, उसके अपोजिट में गन को भी वेलोसिटी आती है। दैट्स कॉल्ड अ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये गन जो है ये रिकॉइल क्यों करता है, यानी कि पीछे की जानिब धक्का क्यों देता है। अगर हमें वेलोसिटी देनी है बुलेट को इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो गन को कैसे ये वेलोसिटी आती है पीछे की जानिब, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो गन क्यों रिकॉइल करता है, तो हमें इसका आंसर भी मिलेगा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसी सिचुएशन को हम डील करते हैं, जिसको मैंने लिखा गन बुलेट सिस्टम, और यहीं से हमें पता चलेगा कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्यों होती है, और ये रिकॉइल जो गन करता है पीछे की जानिब धक्का देता है, तो ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, और इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए दिस इज गन एंड दिस इज बुलेट। मैं मानता हूं कि ये जो गन है इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, जो कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी इसकी होगी। जब फायर निकलेगा तभी ये पीछे धक्का देगा। लेट मी सपोज ये पीछे आएगा विद ए वेलोसिटी v, कैपिटल V, कॉल्ड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। सो लेट मी सपोज m, कैपिटल M एंड कैपिटल V, ये दोनों गन के लिए मखसूस है, मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, ये जो स्मॉल m और स्मॉल v है, ये दोनों पर्टेन करते हैं बुलेट को। दिस स्मॉल m इज मास ऑफ बुलेट एंड दिस स्मॉल v, जो कर्सर मैंने लिखा, ठीक है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ओके, तो बिफोर फायरिंग दो सिचुएशंस हम ट्रीट करेंगे, बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग। पहले हम बिफोर फायरिंग देखेंगे, सिस्टम की हालत, ठीक है। सो बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, यानी गन और बुलेट दे फॉर्म ए सिस्टम, ठीक है। तो इनका मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, गन का मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम। चूंकि अभी हमने फायर खोला ही नहीं, तो ये जो बुलेट की वेलोसिटी है ये फिर जीरो है, इसलिए बुलेट का जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, मास कुछ तो होगा बुलेट का, लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो बुलेट का मोमेंटम जीरो आ जाएगा। अभी हमने फायर खोला ही नहीं, और जब फायर खोला ही नहीं तो गन भी रिकॉइल नहीं करेगा, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी भी जीरो है, तो इसलिए गन का मोमेंटम भी जीरो है बिफोर फायरिंग, ठीक है ना। तो बिफोर फायरिंग गन का मोमेंटम भी जीरो, बुलेट का मोमेंटम भी जीरो, इसलिए टोटल मोमेंटम जो आ गया है इस सिस्टम का बिफोर फायरिंग वो जीरो है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस नाउ आफ्टर फायरिंग क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड then the momentum of the system before firing and after firing should be same, ठीक है ना, should remain conserved, should remain constant, means after firing भी momentum जो system का है वो zero रहना चाहिए। तो let us go for calculation of momentum of the system after firing. So total momentum of system, तो system कौन है, gun bullet system, momentum of system after collision. सो आफ्टर कोलिजन मैं मानता हूं कि ये तो मास है गन का, ये तो वेलोसिटी है गन की जिससे पीछे की जानिब धक्का देता है, ये तो मास है बुलेट का, ये तो वेलोसिटी है बुलेट का, ठीक है ना। सो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और रिकॉइल वेलोसिटी जो दिखाई मैंने वो इस डायरेक्शन में होगी। डेफिनेटली ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना भी होगा कि जब भी फायर खोला जाता है बुलेट तो आगे चलती है, लेकिन गन पीछे की जानिब आता है विद सर्टेन वेलोसिटी कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये हम देखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी कितनी गन की होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किन चीजों पर डिपेंड करती है और क्यों रिक्वायर करता है गन, जस्ट लाइक दैट। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम होगा सिस्टम का, तो हम कहेंगे सिस्टम दैट इज मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, वो बनेगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग क्या मोमेंटम होगा गन का, इट्स मास इनटू इट्स वेलोसिटी, दैट इज mv। दिस इज मोमेंटम of
gun after firing. Now what about momentum of bullet after firing? That is mv small plus mv. So this will give me momentum of system after firing. Now according to law of conservation of linear momentum, as the system is isolated, gun bullet system, isolated system, so momentum of the system after collision should be equal to momentum of the system before collision. That this mv plus mv then should be equal to 0 according to law of conservation of momentum. Okay? So according to law of conservation of momentum, momentum after collision, that is mv plus mv. Okay? This should be equal to momentum of the system before collision, which is 0. Okay? Or you can say mv should be equal to minus times mv. ये देखिए जब उधर ही जाएगा, और चूंकि आपको v के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, कैपिटल v के लिए, which is recoil velocity of the gun, ठीक है ना? So recoil velocity of the gun equal is minus mv divided by capital M. तो फिर से याद दिलाएं इस सिंबल्स को. ये स्मॉल m जो है ये बुलेट का मास है, स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी है, कैपिटल M गन का मास है, और जो कैपिटल V है दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. तो श्योरली जो रिकॉइल वेलोसिटी है, यहाँ पर दो वेलोसिटीज एक दूसरे के साथ रिलेट हो गई, वेलोसिटी ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट. क्योंकि माइनस साइन आ गई, इसका मतलब है ये जो दो वेलोसिटीज है ये अपोजिटली डायरेक्टेड है, जो कि रियल लाइफ में भी पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन धक्का देता है. दैट मींस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. दैट इज व्हाट नेगेटिव साइन सजेस्ट्स. सो नेगेटिव साइन यही बात बताती है दैट रिकॉइल वेलोसिटी गन की जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है एज दैट ऑफ द बुलेट. ओके, दूसरी बात कि बेसिकली गन रिकॉइल क्यों करता है? क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम तो पहले 0 है फायरिंग से पहले. अब जब आपने फायर खोला तो यहां इस बुलेट का तो कुछ मोमेंटम आ गया. कितना आ गया? mv. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. कितना मोमेंटम आ गया? अब टोटल मोमेंटम को तो 0 बनाना है, क्योंकि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग मोमेंटम सेम होना चाहिए. अब आफ्टर फायरिंग तो कुछ मोमेंटम आ गया बुलेट का. अरे ये कैसे 0 बनेगा? ये mv. तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम होगा जस्ट लाइक दैट, तो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम तब आएगा ना जब गन भी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी रखता होगा. सो दैट इज व्हाई गन रिक्वायर्स टू कीप द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंटैक्ट. ठीक है ना, ताकि टोटल मोमेंटम फिर से 0 बन जाए, इसलिए गन रिकॉइल करता है. तो गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है, जहां माइनस साइन से पता चलता है गन की रिकॉइल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है एज दैट ऑफ बुलेट. दूसरी अहम बात कि ये जो गन की वेलोसिटी होती है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये इनवर्सली डिपेंड करती है गन के मास पर. तो हर कोई चाहेगा, जो गन बनाते हैं, कंपनियां जो गन बनाती है, गन जब रिकॉइल करेगा डेफिनेटली करेगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी आपने देखा डेफिनेटली गन रिकॉइल करेगा टू कीप द टोटल मोमेंटम अगेन 0. तो जब गन रिकॉइल करेगा, लेकिन हर कोई चाहेगा कि गन जब रिकॉइल करे तो कम वेलोसिटी से करे डेफिनेटली, क्योंकि जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे जाती है, अगर इसी वेलोसिटी से गन भी पीछे आ जाए तो फिर फायर खोलने वाला भी मारा जाएगा. इसी की बात है. तो इसलिए हर कोई चाहेगा कि गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी होनी चाहिए ये कम होनी चाहिए. ठीक, अब इसको कम कैसे किया जाएगा? क्योंकि गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है ये इनवर्सली डिपेंड करती है गन के मास पर. ओके, इनवर्सली मतलब कि अगर गन का मास कैपिटल ज्यादा होगा तो रिकॉइल वेलोसिटी गन की कम होगी. दैट इज व्हाई कि गन जो होते हैं वो जनरली ज्यादा मास रखते हैं एज कम्पेयर टू बुलेट. बुलेट अगर 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, तो गन जनरली 20 किलो की होती है, 25 किलो की होती है. क्यों? कोई बोलेगा कि ये जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह है, तो ये जो गन वगैरह उठाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इनके गन को हम थोड़ा हल्का कर देंगे. कोई कंपनी ऐसे कहेगी. लेकिन अगर वो गन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हल्का कर देंगे, ठीक है ना, उसका मास कम कर देंगे, तो जब वो उसका मास कम कर देंगे तो रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो जिसके लिए उनके लिए डेंजर पैदा हो जाएगा. जब वो फायर करेंगे तो गन ज्यादा रिकॉइल करेगा, जब गन ज्यादा रिकॉइल करेगा तो उनके लिए डेंजर पैदा हो सकता है. सो दैट इज व्हाई कि वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन एज इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द मास ऑफ गन. सो व्हेन मास ऑफ गन इज केप्ट हाई, जब मास ऑफ गन ज्यादा रखा जाता है 20 किलो 25 किलो एज कंपेयर टू मास ऑफ बुलेट, ठीक है ना, जब मास ऑफ गन ज्यादा रखा जाता है तो दैट इज व्हाई रिकॉइल वेलोसिटी कम आ जाती है. ओके, एक चीज. दूसरा चीज जो आपने देखा, आप हो सकता है सोचते होंगे कि मैंने इस सिस्टम को आइसोलेट क्यों बता दिया. आप में से कोई सोचता होगा सर आइसोलेट सिस्टम वो हो गया जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. लेकिन जब कोई फायर खोलता है ना, कम से कम वो ट्रिगर को तो अपने हाथ से दबाता है, इसका मतलब वो बाहर से थोड़ा फोर्स तो लगाता है. आप इस सिस्टम को कैसे आइसोलेट मानते हैं?
बेसिकली हम क्या करते हैं कि जनरली अगर आपने देखा होगा कि जब ये लोग फायर खोलते हैं तो क्या करते हैं कि जनरली गन को टाइटली रखते हैं अपने कांधे के साथ या अपनी बॉडी के साथ। तो जब वो अपने कांधे के साथ रखते हैं तो इसका मतलब है ये गन और ये बॉडी जो है ये एक ही बॉडी बन जाती है, जस्ट लाइक दैट। तो हमारी बॉडी का वेट जो है वो गन में ऐड हो जाता है, बिकॉज टाइट करने से ऐसे ये एक ही बॉडी बन जाती है। जब हम अगर हम इनको सेपरेट रखेंगे, फिर आपका गन अलग बॉडी है, आपकी बॉडी जो है ये अलग बॉडी है। फिर अगर आप फायर खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपना हाथ तो फिर ये एक्सटर्नल फोर्स के बिट माना जाएगा। लेकिन जब आप अपने गन को, ठीक है ना, अपनी बॉडी के साथ टाइटली रखते हैं तो गन और आपकी बॉडी एक ही बॉडी होगी। तो इसलिए ये जो गन है इसके साथ आपकी बॉडी का मास भी ऐड है, जस्ट लाइक दैट, और ये एक ही बॉडी मानी जाएगी। ये दूसरी बॉडी बन गई बैलेट, इसलिए टू बॉडी सिस्टम ही माना जाएगा। अब उसे क्या होगा कि ये फायरिंग के वक्त जब ये गन जो है टाइटली अपने कांधे के साथ रखते हैं, अपनी बॉडी के साथ रखते हैं, तो इसे क्या इंश्योर करते हैं, चूंकि हर कोई चाहेगा रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होनी चाहिए। अब उसके लिए गन के मास को बढ़ाना होगा। अब गन का मास भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम नहीं बढ़ा सकते, चलो 20-25 किलो रख दिया। अब कोई कहेगा अरे 25 किलो वाला गन भी थोड़ा रिकॉइल करता है, हम 50 किलो वाला गन बनाएंगे, हम 1 क्विंटल गन बनाएंगे जस्ट लाइक दैट, लेकिन वो उठाना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस मास को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 20-25 किलो का गन तो होता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो कंट्रोल में रहती है, लेकिन फिर भी रिकॉइल वेलोसिटी डेंजरस ही होती है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम भी पैदा कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या इंश्योर करते हैं कि जब हम फायर खोलते हैं ना तो फिर सीधी बात है कि ये जो गन है इसको हम लगाते हैं किसके साथ, अपने बॉडी के साथ। क्योंकि गन का मास 20 किलो, आपकी बॉडी उसमें ऐड हो गई, बॉडी का मास क्योंकि एक ही बॉडी बन गई है, तो जब आपकी बॉडी का मास उसमें ऐड हो गया, जैसे 50 किलो और वो 20 किलो, तो ये गन का मास, इफेक्टिव मास 70 केजी बन जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का मास उसमें ऐड हो जाता है जब आप इसको अपने कंधे से लगाते हैं। तो आपकी बॉडी और ये गन जो है जब ये एक साथ जुड़ जाते हैं तो इफेक्टिव मास जो गन का है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये मास बहुत ज्यादा होता है तो रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से आपका डेंजर जो है वो अवॉइड हो जाता है। सो दैट इज वाई एक चीज तो रीजन तो ये मिल गया है कि हम गन को अपनी बॉडी के साथ क्यों टाइटली रखते हैं वायर फायरिंग, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी का मास, इफेक्टिव मास जो गन का है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी का मास उसमें एड अप हो जाता है। जब इसका इफेक्टिव मास गन का ज्यादा हो जाता है तो रिकॉइल वेलोसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कम हो जाती है, जिससे डेंजर अवॉइड हो जाता है। दूसरी बात कि जब मेरी बॉडी गन के साथ जुड़ गई, अब मेरी बॉडी अलग नहीं है, गन अलग नहीं है, अब एक ही बॉडी मानी जाएगी। सो दैट इज वाई जब मैं ट्रिगर पर हाथ रखता हूं, इसको फोर्स लगाता हूं, तो दैट इज इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम एट दैट वेरी टाइम। तो इसलिए आप इस सिस्टम को फिर एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, इसको आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज हाउ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन्स द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन एंड हाउ इट एक्सप्लेन्स कि व्हाई अ गन रिकॉइल्स, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस के मुताबिक है। इसके बाद में आपको एक ऑप्शनल, ठीक है, दिखाना चाहता हूं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, जस्ट लाइक दैट। तो वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे, वो ऑप्शनल है, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो उस ऑप्शनल रीडिंग में ऑप्शनल मीन्स जो आदमी इसको लेना चाहता है, ठीक है, देख सकता है। अगर कोई इसको नहीं भी सॉल्व करना चाहता है तो उसके लिए छूट है ना, लेकिन आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बड़ी मदद करेगा जो एक्सप्रेशन मुझे यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या आपको बताएंगे, लेट मी सपोज एक गाड़ी है आर्म्ड फोर्सेस की, लेट अस सपोज इट लाइक दिस। ये देखिए आप, ये जो गाड़ी है किसी रोड पर है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्लोप पर है, रोड स्लोप वाला भी हो सकता है, लेकिन चलो मैं मानता हूँ, ठीक है। ये गाड़ी के शीशे वगैरह है, तो यहाँ पर ये स्टैंड है। आपने देखा होगा कि आर्म्ड फोर्सेस वाली गाड़ी जो है जनरली उस पर ये, ठीक है, स्टैंड होता है, स्टैंड पर गन होता है, ठीक है, ये आप मान सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, तो इस पर गन जो है ऑलरेडी फिक्स है गाड़ी पर। अब जनरली जो गन होते हैं कि उसमें बहुत सारे बुलेट्स पूरे टाइम निकलती है, बहुत ज्यादा। सो दैट्स वे अगर एक ही बुलेट आगे की जानिब निकली तो उसके साथ जो मोमेंटम होगा उतना मोमेंटम गन भी पीछे की जानिब दिखाएगा, टू कीप द टोटल मोमेंटम 0, ठीक है। लेकिन जब एक बुलेट आगे निकलती है उसके साथ बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है तो गन भी पीछे उतना मोमेंटम रखता होगा। लेकिन अगर एक साथ पर यूनिट टाइम बहुत सारे बुलेट्स निकलते हैं, है ना, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट मी सपोज ये जो आर्म्ड फोर्सेस की गाड़ी है किसी स्लोप पर है, चढ़ाई पर है, ठीक।
अब चढ़ाई पर ये जो ऊपर बंदा बैठा है ना, इसने फायर खोल दिया। अब जब इसने फायर खोल दिया, लेट मी सपोज यहां से बैलेट्स निकलना शुरू हो गई। ये देखिए आप, यहां से बैलेट्स निकलना शुरू हो गई, ये देखिए। अब जो बैलेट्स जो है, मास बैलेट का m, वेलोसिटी बैलेट की v इस डायरेक्शन में है। लेट मी सपोज टाइम t के लिए n बैलेट्स निकलती है। सो n जो है बैलेट्स है, नंबर ऑफ बैलेट्स जो निकलती है इन टाइम t, ठीक है। अब सीधी बात है, अगर t टाइम में n बैलेट्स निकलती है तो इन n बैलेट्स का जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो डेफिनेटली पीछे की जानिब भी मोमेंटम आ जाएगा गन को। अब चूंकि गन फिक्स है गाड़ी पर, तो वो मोमेंटम जो गन को पीछे की जानिब धक्का देगा ना, क्योंकि गन फिक्स है गाड़ी पर, तो गाड़ी पीछे की जानिब चलेगी। तो हो सकता है फायरिंग के वक्त, क्योंकि ड्राइवर जनरली नहीं चलाएगा गाड़ी है, वो रोक के रखेगा गाड़ी, तो जब वो गाड़ी को रोक के रखेगा, वो गाड़ी को डेफिनेटली स्टार्ट रखता है। क्यों स्टार्ट रखता है? क्योंकि आगे की जानिब जो मोमेंटम है बैलेट्स के साथ, गन पर उतना मोमेंटम पीछे की जानिब भी आएगा। अभी आपने पढ़ा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट लाइक दैट। जब उतना मोमेंटम पीछे की जानिब भी आ गया, वो पीछे वाला जो मोमेंटम है गन को जो पीछे की जानिब धक्का देगा, क्योंकि गन फिक्स है तो वो गाड़ी को पीछे की जानिब धक्का देगा। अब जिसकी वजह से गाड़ी पीछे की जानिब चलेगी, हो सकता है उधर कोई खाई वगैरह होगी, जैसे खाई में गिर जाएगी, तो इसलिए इस ड्राइवर को ये बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। उसको डेफिनेटली एक्सेलेरेटर पर फुट रखना होगा अपना, ताकि जो पीछे की जानिब धक्का आ जाता है ना गन के रिकॉइल वेलोसिटी की वजह से, गन के रिकॉइल मोमेंटम की वजह से जो गाड़ी पर धक्का आ जाता है पीछे की जानिब, जिसकी वजह से गाड़ी डिस्लोकेट हो सकती है, तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए उसको एक्सेलेरेटर पर फुट रखना पड़ेगा टू कंपेंसेट दैट मोमेंटम विच कैन मूव दिस व्हीकल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए ड्राइवर को एक्सेलेरेटर पर फुट रखना होता है, इतना फुट कि जितना फोर्स पीछे की जानिब धक्का देता है ना इस गाड़ी को, तो उतना फोर्स उसको एक्सेलेरेटर से जनरेट करना होगा ताकि गाड़ी बैलेंस में रहे। उस फोर्स के लिए मैं एक्सप्रेशन आपको निकाल के देता हूं, ताकि आपको ये बैक में काम आ जाए एक्सप्रेशन टू सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं मानता हूं कि एक गन जो है ये n बैलेट्स फायर करता है, याद रखना n इज नंबर ऑफ बैलेट्स फायर्ड बाय द गन इन टाइम t, ठीक है। अब इस टाइम t में कितना मोमेंटम आगे की जानिब है बैलेट्स के साथ, तो एक बैलेट का मोमेंटम ये है, सही बात है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बैलेट। n बैलेट्स का मोमेंटम कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय n। This is total momentum associated with the belletus in the forward direction। तो इस डायरेक्शन में ये मोमेंटम है टाइम t के लिए, क्योंकि t टाइम में ये n बैलेट्स निकलती है। तो दिस इज टोटल मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द बैलेट्स। अब इतना मोमेंटम गाड़ी में भी आ जाएगा, लेकिन पीछे की जानिब, क्योंकि गन गाड़ी को पीछे की जानिब लगा देगा, क्योंकि गन गाड़ी पर माउंट है। तो इसलिए इस गन इस गाड़ी में जो पीछे की जानिब मोमेंटम आएगा वो आएगा माइनस NMV। माइनस इसलिए कि ये मोमेंटम इस जानिब होगा बैलेट्स का, गाड़ी पर मोमेंटम जो होगा वो पीछे की जानिब होगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक। अब ये जो ड्राइवर है इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करूंगा। लेट मी सपोज इतना फोर्स लगाना पड़ा ड्राइवर को ताकि गाड़ी को इंटैक्ट रखे, उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करे एक्सेलेरेटर के जरिए से, जो फोर्स उस रिवर्स मोमेंटम की वजह से जनरेट हो जाता है। लेट मी सपोज इसको फोर्स लगाना पड़ा F ड्राइवर को, यही फोर्स तो मुझे बाद में मालूम करना है। लेट मी सपोज सो F फोर्स लगाना, क्योंकि T टाइम के लिए ये बैलेट्स निकल रही है, तो F फोर्स लगाना पड़ेगा T टाइम के लिए। तो इसका मतलब है इतना इंपल्स आ जाएगा उस वक्त इस फोर्स का इस गाड़ी पर, लेकिन इंपल्स चूंकि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो मुझे बताइए ये जो व्हीकल है इसका मोमेंटम कितना चेंज होगा, क्योंकि गाड़ी पहले रुकी हुई थी, ठीक है, जब अभी फायर नहीं खोला था, लेट मी सपोज गाड़ी रुकी हुई थी, तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था। अब चूंकि ऊपर से फायरिंग होने लगी, ठीक है ना, तो डेफिनेटली अब मोमेंटम आ गया गाड़ी का माइनस NMV, तो चेंज मोमेंटम में आ गया इस गाड़ी के। तो कितना चेंज मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम चूंकि ये है माइनस NMV माइनस इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, इसलिए चेंज मोमेंटम में आ गई माइनस n टाइम्स mv। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। अब चूंकि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बताती है, ये जो इंपल्स किसी बॉडी पर आता है ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इसलिए ये जो इंपल्स आएगा इस गाड़ी पर ft, ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द व्हीकल, दैट इज माइनस n टाइम्स mv, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए अगर आपको n दिया गया है, नंबर ऑफ बैलेट्स कितनी फायर की जाती है, ठीक है ना, टाइम t के लिए टाइम आपको दिया गया होगा कि n बैलेट्स t टाइम के लिए फायर होती है, m इज मास ऑफ वन बैलेट,
is velocity of 1 minute, so you can calculate this force. तो ये एक्सप्रेशन आपको मदद करेगी, ठीक है ना, बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो रिलेट होगी इसके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ। एक और इलस्ट्रेशन जो हम आपको दे सकते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, ठीक है। तो देखिए ये कैसे एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला, ठीक है एग्जांपल। तो लेट अस सपोज ये एक बॉम्ब है, अभी रेस्ट में है, अभी फटा नहीं है, अभी एक्सप्लोड नहीं हो गया, ठीक है, दिस इज बॉम्ब एट रेस्ट। सो व्हाट अबाउट इट्स टोटल मोमेंटम? जीरो। टोटल मोमेंटम जब बॉम्ब रेस्ट में है, अभी फटा नहीं है, तो इनके फ्रेगमेंट्स में या इस बॉम्ब में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, मास तो इसका होगा, तो इसका टोटल मोमेंटम जीरो है। अब मान लेते हैं कि ये बॉम्ब जो है ये एक्सप्लोड हो गया, एंड एक्सप्लोड होने के बाद इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स निकल सकते हैं। देखिए 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, 4, 5, बहुत सारे भी निकल सकते हैं। सो वी टेक एन एग्जांपल कि ये 5 फ्रेगमेंट्स में तब्दील हो गया, ठीक। अब ये फ्रेगमेंट जो है ये कुछ मास रखते होंगे और वेलोसिटी से, डिफरेंट वेलोसिटी से ये जाएंगे आउटसाइड, जस्ट लाइक दैट, बाहर की जाए। सो लेट मी सपोज ये वाला जो फ्रेगमेंट है दिस मूव्स इन दिस डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम भी होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उस डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। सो दिस p1 इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद दिस फर्स्ट सुपरइंटर, ठीक है। अब जो सेकंड हिस्सा है इस बॉम्ब का जो एक्सप्लोड हुआ तो ये यहाँ की जानिब चलता है विद मोमेंटम p2, इसलिए थर्ड हिस्सा का मोमेंटम p3 है, तो इसका मोमेंटम p4 है, तो ये वाला हिस्सा जो 5वां हिस्सा है इसका मोमेंटम लेट मी सपोज p5 है। ओके, तो मुझे क्या दिखाना है, क्योंकि सिस्टम आइसोलेट है, हमने कुछ नहीं किया, बॉम्ब तो खुद फट गया, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली कभी-कभी एक्सप्लोड हो जाते हैं बॉम्ब। तो सीधी बात है, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, चूंकि हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो इसलिए जो पहले मोमेंटम सिस्टम का है यानी जीरो है, तो आफ्टर एक्सप्लोडिंग फिर से मोमेंटम जीरो रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो सुपरलेटर निकलते हैं ट्रमेंडस मोमेंटा से निकलते हैं, बहुत तेजी से बाहर की जाने निकलते हैं। जब तेजी से बाहर की जाने निकलती है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है इनके साथ, क्योंकि जो लोग जख्मी हो जाते हैं वो इन्हीं सुपरलेटर्स की वेलोसिटीज की वजह से ज्यादा जख्मी हो जाती है, इनके मोमेंटम की वजह से ज्यादा जख्मी हो जाती है, इनकी बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेलोसिटी से बाहर की जाने वाली है। तो डेफिनेटली पहले तो टोटल मोमेंटम जीरो है, लेकिन इंडिविजुअली इन सुपरलेटर्स की बात करेंगे तो इनका मोमेंटम जीरो नहीं होगा। तो इनका मोमेंटम सपोज करते p1 है, बहुत ज्यादा मोमेंटम रखता होगा सुपरलेटर, इसका मोमेंटम होगा, इस पार्ट का मोमेंटम होगा, इसका तो टोटल मोमेंटम फिर से जीरो निकलना चाहिए। क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना। तो सीधी बात है, ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है ना, बाय गोइंग टू क्या बोलते हैं इसको, ये जो तमाम मोमेंटा है 5 के 5 सुपरलेटर्स के, इन तमाम मोमेंटा को अगर हम ऐड करेंगे वी शुड अगेन गेट जीरो, तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव हो जाएगा। लेकिन इनका मोमेंटम हम कैसे ऐड करेंगे, पांचों का मोमेंटम, क्योंकि ये मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है और 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो पॉलीगन लॉ यूज करना पड़ेगा। तो वही पॉलीगन मैंने वहां बना दिया। ये वाला जो p1 वेक्टर है ये मैं शो करता हूं बाय दिस साइड ऑफ पॉलीगन। ये देखिए, मैं किसी भी वेक्टर को कहीं भी ले जा सकता हूं। याद दिलाइए अपने आप को डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर, कि अगर यहां पर वेक्टर p1 है, ये वेक्टर p1 हमेशा p1 ही रहेगा। अगर मैं इसको किसी और जगह ले लूं, शर्त कि इसका मैग्नीट्यूड ना चेंज होना चाहिए, ना इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं p1 की, और जब मैंने इसको यहां लिया तो यहां भी देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। मैग्नीट्यूड ये लाइन दिखाता है, तो ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड में हो सकता है, यहाँ पर हम रफली बनाते हैं, लेकिन बहरहाल ये वेक्टर p1 यहाँ है, ये वेक्टर p1 वहां भी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। मैं इसको किसी भी जगह ले जा सकता हूँ। तो इक्वल वेक्टर डेफिनेशन है, two vectors are said to be equal to each other if they are having equal magnitude, equal direction, irrespective of their position in space. Okay. इसी तरह ये जो p2 है, ये देखिए आप, तो ये p2 वेक्टर मैं उठा सकता हूँ, ये देखिए ये p2 वेक्टर, और इसको अपने पैरेलल घुमा सकता हूँ ताकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने लाया यहाँ, तो इसका जो टेल है, टेल इस p2 का ये वाला टेल, ये टेल मैंने p1 के टिप के साथ रख दिया। अगेन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स मैं p2 को कहीं भी ले जा सकता हूँ, ये p2 ही रहेगा, लेकिन शर्त ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन। तो वही बात मैंने इंश्योर की, यहाँ पर आज देख सकते हैं डायरेक्शन इन दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो ये p2 मैंने इसके साथ जोड़ दिया है, तो p2 वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट जो है ये p1 के इनिशियल पॉइंट के साथ आ गया। सिमिलरली ये जो तीसरा वेक्टर है, इट रिप्रेजेंट्स द थर्ड साइड ऑफ दिस पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। ये देखिए आप p3 यहाँ पर है, देखिए बिल्कुल मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। इस तरह p4 को मैंने डिस्प्लेस किया यहाँ, इस p4 को अपने पैरेलल डिस्प्लेस किया यहाँ, ये देखिए
फिर ऐसे लगा दिया जस्ट लाइक दैट। तो अगर ये P4 है वो भी P4 है, हर कोई मानेगा, लेकिन शर्त है अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अगर ये सेम ना, दैट इज मैंने इसको अपने पैरेलल ही घुमाया जस्ट लाइक दैट। सिमिलरली पूरा ध्यान रखना कि ये जो P5 यहाँ पर है P5, सो दिस इज द फिफ्थ वेक्टर, दैट इज दिस मच। लेकिन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद दिलाइए क्या बोलता है। इसके लिए मैं ये P5 जो है P5 मोमेंटम वेक्टर, फिलहाल मैं इसको ओमिट करता हूं आपको समझाने के लिए। अगर आप याद दिलाएंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो ये बात बता रहा है कि अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर है ऐड करने के लिए, आप उनको ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ एन ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये देखिए ऑर्डर सेम, एरो देखिए सेम ऑर्डर, आपको किसी जगह वापस नहीं जाना पड़ेगा। फिर इन वेक्टर्स का एडिशन देता है इसी ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड, जो कि ये है, ये साइड इन चार वेक्टर्स का देगा एडिशन, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो ऑर्डर देखिए इनका ऑर्डर तो देखिए सेम है। अब ये वाला जो यहां वेक्टर होगा ना, ये देखिए ये वाला जो साइड होगा, तो ये आपको ये मोटा साइड उन चार वेक्टर्स का एडिशन देगा, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अब ऑर्डर अगर सेम होगा तो ऐसे एरो आना चाहिए, लेकिन चूंकि लॉ कहता है कि ऐसे होगा, ये देखिए पूरा ध्यान रखना। तो इसका मतलब है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इन चार वेक्टर्स का एडिशन मुझे देगा इस ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का ये क्लोजिंग साइड, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर ये P5 होता तो मैं इसको लिखता कि ये चार का एडिशन मुझे ये P5 दिखाता, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो P5 नहीं है ना, इसका एरो तो नीचे की जानिब है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये वाला P5 ऐसे होता, अगर इसका एरो ऐसे होता ऊपर की जानिब, तो फिर ये डेफिनेटली आ गया है कि ये तो एक ही डायरेक्शन में थी, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। और लॉ यही बात बोलता है कि इन चारों का एडिशन आपको देगा क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, फिर डेफिनेटली इन चार का एडिशन P5 के बराबर होता है। अब चूंकि हकीकत में P5 का जो एरो है वो ऊपर की जानिब नहीं है, वो तो नीचे की जानिब है। अब सीधी बात है, आपके चार वेक्टर्स का एडिशन P5 के बराबर नहीं होगा, बल्कि माइनस P5 के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है माइनस से क्या होता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। क्योंकि आप नेगेटिव वेक्टर जानते हैं, इफ दिस इज वेक्टर ए, व्हाट अबाउट दिस वेक्टर, दिस माइनस ए, इनको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं एक दूसरे के। क्यों? तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में वो अपोजिट है, दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। Now, if this is A, this is minus A, इसका नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर ये यहां होता एरो है, फिर ये चीजें P5 के बराबर होती, अगर ये एरो है, क्योंकि अब एरो यहां है, अब ये P5 नहीं रहा, अब ये माइनस P5 हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ये वाला जो एडिशन है चार वेक्टर्स का बराबर होना चाहिए ये पांचवें साइड के, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्योंकि ऑर्डर इस जानिब आ गया, अब ये P5 के बराबर नहीं होगा बल्कि माइनस P5 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो P5 है। माइनस P5 कब बनेगा? जब ये एरो यहां आ जाएगा, तो उसी के बराबर चूंकि होता है इनका एडिशन। सो दैट इज वाई ये P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ये होना चाहिए P5 के बराबर। लेकिन अगर एरो यहां होता, चूंकि एरो यहां है, ये देखिए रियल सिचुएशन में, तो इसलिए इन चारों का एडिशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ दिस एडिशन ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, ये डेफिनेटली माइनस P5 के बराबर होगा। और जब आप इनको एक ही साइड में लाएंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, जब आप इसको इस साइड में लाएंगे माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, दिस इज जीरो। दैट इज इन तमाम स्प्लिंटर्स का जो मोमेंटम है, जब आप इनको एडअप करेंगे वेक्टोरियली, दैट अगेन अमाउंट्स टू जीरो। तो सीधी बात है, पहले भी मोमेंटम जीरो था, है एक्सप्लोड होने के बाद ये बॉम्ब, हालांकि इंडिविजुअली स्प्लिंटर्स का बहुत ज्यादा तेजाब में मोमेंटम आ गया, लेकिन टोटल मोमेंटम जब हमने फिर से ऐड किया इन तमाम स्प्लिंटर्स का बाय यूजिंग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो टोटल मोमेंटम फिर से जीरो निकला। तो इस तरह ये जो एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब है, तो ये भी एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दैट्स ऑल।